Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the mechanics of breathing. Let's start. जी तो dear students, now let us start the control and mechanics of breathing. और breathing को डिस्कस करने से पहले हम उसको डिफाइन कर लेते हैं. So breathing is a mechanical process in which oxygen-rich air is moved inside the lungs and carbon dioxide rich air is moved outside the lungs. Clear? So it's a mechanical process. इसमें हम मैकेनिकली एयर को अंदर लेके जाते हैं और वो एयर जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है जब हम उसको इनहेल करते हैं, और जब उसको एक्सपायर किया जाता है, लंग से रिमूव किया जाता है, उस वक्त उस दौरान एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इनहेल्ड एयर से कम हो जाती है क्योंकि वो कंज्यूम हो जाती है. सो इट डिफ्यूजेस इनसाइड द लंग्स. सो डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स ऑफ ब्रीथिंग यानी कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को समझने के लिए दो चीज़ें समझना ज़रूरी है. अगर आपको वो क्लैरिफाई होती है सो इसके मैकेनिक्स को समझना बहुत ईजी है. सो लेट अस स्टार्ट. सो आई एम ड्राइंग द वन साइड ऑफ our chest cavity so 3 and 4 and 5 and 6 and 7. So these are the 7 ribs which are directly attached to the sternum. This is our rib cage. And this is the costal cartilage to which the rest of the 3 pairs are attached. This is our chest bone, the sternum. And these are the ribs. So this is the rib number 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 8,
9, and 10. And 2 ribs are attached over here. This is 11th pair and the 12th pair. So we have got 12 pairs of ribs. 12 pairs हैं, यानी कि 24 ribs हैं. This sternum जिसके साथ attached है. यहाँ पर जो पहली 7 ribs हैं, they are attached with the help of the haline cartilage. उसकी मदद से यहाँ पर sternum के साथ attach होती हैं. So it helps them. और ये directly they are attached to the sternum. So these first 7 pairs, they are called as the true ribs, as they are directly attached to the sternum. Or rib number 8, 9, and 10, they are attached to the costal cartilage, and the costal cartilage is attached to the sternum. So they are called as the false ribs. And the last 2, ये वर्टिब्रा से तो निकलती हैं, लेकिन आगे आकर स्टर्नम तक अटैच नहीं हो पाती, ये पीछे ही रह जाती हैं on the back side of our backbone. So they are called as the floating ribs. The floating ribs, and they are used to protect our kidneys. हमारे kidneys को protect करती हैं. And this one is the costal cartilage. क्लियर? तो ये तो हमारी रिब्स की डायग्राम होगी. अब जो रिब्स हैं उनके दरमियान में 2 सेट ऑफ मसल्स हैं जो कि ऐसे डायगोनली प्लेस्ड हैं. सो यू कैन लुक ओवर हियर, यू कैन सी एक इस तरह से, एक ग्रुप इस तरह से अटैच है और दूसरा बिल्कुल इसके ऊपर इस तरह से. आपने चांपें खाई होंगी तो उसमें देखें जब आप जो पसलियों के दरमियान जो गोश्त होता है वो बहुत बारीक होता है, ठीक है. और ये बेसिकली यही है, यही वो मसल्स हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं. इन मसल्स को कहते हैं द रिब मसल्स. ये रिब्स के दरमियान जो मसल्स हैं, दे आर कॉल्ड रिब मसल्स, और दे आर कॉल्ड एज द इंटरकॉस्टल मसल्स. इनको इंटरकॉस्टल मसल्स भी कहते हैं. सो मोर अप्रोप्रिएट इज द इंटरकॉस्टल मसल्स. अब इंटरकॉस्टल मसल्स हमारे पास 2 मैंने बताया कि डायगोनल्स के अंदर मौजूद हैं. 2 सेट हैं हमारे पास इंटरकॉस्टल मसल्स के. एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और दूसरा ग्रुप इसके नीचे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स. तो जो बाहर की तरफ है वो एक्सटर्नल, जो इसके लेयर है ऐसे डायगोनल सी, दैट इज द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल. और जो इसके अंदर वाली साइड पर मौजूद है इस तरह से, दैट इज इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल. सो दे आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स and they are diagonally attached to the ribs. और फिर रिब्स के बिल्कुल नीचे यहाँ पर जो लंग्स, इनके बैक साइड पे क्या है, लंग्स के बिल्कुल नीचे there is a thick muscular sheet which is known as the diaphragm. So I am going to draw over here. So lungs and the diaphragm.
So these are our lungs. And the trachea and bronchi, the primary bronchus, clear? Secondary bronchus, the tertiary bronchus, clear? So this is our lung. और lungs के बिल्कुल नीचे there is a thick muscular sheet. This is the diaphragm. और ये लंग्स कहाँ पर मौजूद हैं? दे आर प्रेजेंट इनसाइड दिस चेस्ट कैविटी, इसके अंदर मौजूद है. सो दिस इज द डायफ्राम. इट्स अ थिक मस्कुलर शीट. डियर स्टूडेंट्स, ये डायफ्राम एज वेल एज द इंटरकॉस्टल मसल्स, इनकी अगर हम नेचर की बात करें, सो दीज आर द स्केलेटल मसल्स. These are skeletal muscles as they are attached to the skeleton. So this is also a skeletal muscle. Clear? अब इनके अगर हमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का आइडिया हो जाए, सो हमें उससे कि इनकी इंटरकॉस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होगा और डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होगा, इट विल बी वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स ऑफ ब्रीथिंग. सो डियर स्टूडेंट्स, जब रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, when the rib muscles contract and relax, मैं अभी इनकी इंडिविजुअल डिटेल में नहीं जा रहा, मैं इन जनरल इंटरकॉस्टल मसल्स यानी रिब मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बात कर रहा हूँ. वो जब मैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को एक्सप्लेन करूँगा तो फिर हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे. सो इन जनरल व्हेन द इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं दे कॉन्ट्रैक्ट, दे मूव द रिब्स upward and slightly forward. While when they relax, the muscles relax, they move the ribs downward and backward. Backward means inward or forward means outward. So this is the action performed by the rib muscles. और जब डायफ्राम की हम बात करते हैं तो डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, देख सकते हैं. नॉर्मली इट इज अ डोम शेप्ड, डोम कहते हैं गुंबदनुमा को. सो व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, so when the diaphragm contracts, it becomes less dome-like or lowered. Lowered का मतलब ऐसे नीचे को हो जाएगा ये. It will move to this level and become less dome-like. और जब ये relaxed है तो ये ऊपर वाली जो condition है ये relaxed condition है इसकी. So when the diaphragm relaxes, it becomes more dome-like. Dome मतलब के गुंबद, तो ये ऐसे ऊपर को चढ़ जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ नहीं बल्कि it will move upwards. तो ये इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है. अब हम इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को समझते हुए अगर आपको ये क्लेरिफाई है, सो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स ऑफ ब्रीथिंग. तो डियर स्टूडेंट्स, जो ब्रीथिंग है इट इज़ हमने जैसे कि बात की, इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस. ये एक मैकेनिकल एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें फिजिकली और मैकेनिकली एयर को अंदर लेकर जाया जाता है और इसको बाहर फेंका जाता है. डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे लंग्स हैं, द लंग्स आर स्पॉन्जी इन नेचर. ये स्पॉन्जी हैं, मतलब इनको ये खुद ना तो इन्फ्लेट होते हैं ना खुद ये डिफ्लेट होते हैं, ठीक है. जैसे आपने गुब्बारा देखा है
तो गुब्बारा ना तो खुद से फैलता है, ना खुद से उसमें से हवा निकलती है। आपको हवा भरनी पड़ती है और उसमें से हवा निकालनी पड़ती है। इसी तरह से एग्जैक्टली लाइक इन दैट वेरी फैशन आवर लंग्स दे आर आल्सो स्पॉन्जी इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्वेओलाई। और उसमें अगर तो इसको स्पेस मिलेगी तो अंदर चेस्ट कैविटी में स्पेस मिलेगी तो ये इन्फ्लेट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर इस चेस्ट कैविटी में स्पेस डिक्रीज होगी सो दे विल deflate resulting in inspiration and expiration. So let us start the two phases of breathing. So breathing, it involves two phases. So it has two phases. The first phase is inspiration, and the second phase is expiration. इंस्पायरेशन को इनहेलेशन भी कहते हैं और एक्सपायरेशन को एक्सहेलेशन भी कहते हैं. सो हियर वी गो. सो इंस्पायरेशन and expiration. So this was in case of inspiration. It is also called inhalation, and expiration also called exhalation. It is the active phase. Inspiration, it is the active phase of breathing, while expiration, it is the passive phase of breathing. Okay. एक्टिव फेज का मतलब कि इसमें एनर्जी इस्तेमाल होगी और ये एक्टिवली परफॉर्म होगी. पैसिव मतलब कि इसमें पैसिवली जो है वो एयर डिफ्यूज होगी. सो इन इंस्पायरेशन द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. अब रिब मसल्स में हमारे पास दो तरह के मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स. तो यहां पर याद रखना अहम चीज है द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये इस पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, while the internal intercostal muscles relax. Clear? और इससे क्या होगा? It will pull the ribs upward and outward, slightly outward. At the same time, meanwhile, at the same time, the diaphragm contracts and becomes lowered
और becomes less dome like. इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट करने से, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से और डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या हो रहा है, डायफ्राम नीचे को जा रहा है, रिब्स ऊपर को और थोड़ा सा बाहर को आ रही हैं. सो दिस विल इंक्रीज स्पेस इन चेस्ट कैविटी. That will increase space in the chest cavity. और chest cavity में space increase होगी तो उससे क्या होगा, the pressure on the lungs is decreased. The pressure on lungs is decreased. तो जब प्रेशर लंग्स में डिक्रीज होगा तो क्या होगा, अंदर का जो प्रेशर है वो कम, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा. So the air will rush inside the lungs. Clear? So the air rushes inside lungs and lungs become inflated. और उससे लंग्स क्या हो जाएंगे, इन्फ्लेट हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं इनहेलेशन और द इंस्पायरेशन. अब इसके ऑपोजिट मैकेनिज्म होगा इन केस ऑफ एक्सपायरेशन. एक्सपायरेशन में क्या होगा कि जब गैशियस एक्सचेंज हो चुका एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई, गैशियस एक्सचेंज हो चुका है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो एल्वियोलर कैपिलरीज थी उसमें ज़्यादा थी, तो वहाँ से डिफ्यूज़ करके कहाँ पर आ जाएगी, इनसाइड द एल्वियोलाई. और जो एल्वियोलाई के अंदर जो एयर अंदर आई है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा था, तो वहाँ से डिफ्यूज़ करके और वो एल्वियोलर कैपिलरीज में एंटर हो जाएगी. आफ्टर दिस डिफ्यूजन हैज़ अकर्ड, आफ्टर दिस गैशियस एक्सचेंज हैज़ अकर्ड, सो देन द एक्सपायरेशन इज स्टार्टेड. एक्सपायरेशन को स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें हैं, उनको जहन में रख लीजिए. MCQs पॉइंट है उससे आपको बता रहा हूं. एक तो ये द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड इन गैशियस एक्सचेंज. जी डियर स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे आप वो कौन सा स्ट्रक्चर है लंग्स में जो गैशियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो दैट आर द एल्वियोलाई or alveolus. For singular it is alveolus and plural is alveoli. लेकिन एक और चीज, the functional unit of respiratory system is, जी डियर स्टूडेंट्स, पर फंक्शनल यूनिट क्या है इसकी, दैट आर द एयर सैक्स. याद रखिएगा, इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है. द फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द एयर सैक्स, और एयर सैक्स के अंदर होते हैं मैनी माइक्रोस्कोपिक एल्वियोलाई. ठीक है, तो एल्वियोलाई के लेवल के ऊपर होगी गैशियस एक्सचेंज, जबकि फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम या जिसको हम लंग्स कह रहे हैं, दैट इज द एयर सैक. सो एयर सैक थोड़ा बड़ा लेवल है, एयर सैक के अंदर होते हैं छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एल्वियोलाई. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एक्सपायरेशन. सो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इन जर्नल वी से द रिब मसल्स रिलैक्स. अब रिब मसल्स में रिलैक्स कौन सा करने वाला है, हमारे पास यहां पर दो ग्रुप्स हैं. ठीक है, सो इसमें अब की बार इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स they
relax. They will relax. इससे क्या होगा? What will be the effect? So जब rib muscles relax करते हैं, so they move the ribs downward. The ribs move downward and inward, वापस अपनी पोजीशन पे आ गई. और at the same time the diaphragm रिलैक्स, वो भी रिलैक्स करेगा. ठीक है, और उसके रिलैक्स करने से क्या होगा? एंड बिकम्स डोम शेप्ड. वो दोबारा से डोम शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ से चढ़ जाएगा. तो रिब मसल्स यानी कि जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिब्स को नीचे की तरफ खींचेंगे. दे विल मूव द रिब्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, ये अंदर की तरफ. और डायफ्राम वो नीचे से ऊपर की तरफ आ चुका है इस तरह से. तो ये ऊपर आ चुका है, वो नीचे की तरफ आ चुके हैं. तो जो चेस्ट कैविटी के अंदर जो स्पेस है इट विल बी डिक्रीज्ड. सो इट डिक्रीजेस. द रिजल्ट इज डिक्रीज space in chest cavity. Clear? और इससे क्या होगा? The pressure on the lungs क्या होना चाहिए? Increase और decrease? क्योंकि वो उसके ऊपर चढ़ चुके हैं, नीचे से भी प्रेशर आ रहा है, ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है. So the pressure on the lungs is increased. तो ऐसा होगा कि लंग्स को ऐसे पकड़ कोई ऐसे निचोड़ रहा है, ठीक है, ऐसे स्क्वीज कर रहा है. सो द एयर, इस प्रेशर की वजह से द एयर रशेस आउट साइड द लंग्स. और इससे क्या होगा? दिस विल वी से दैट द लंग्स आर deflated, या फिर हम कहेंगे the expiration has occurred. So these are the two major processes. These are the mechanics. These are the phases of the breathing which are involved in the contraction and relaxation of the muscles, including the diaphragm and the rib muscles. तो ये मिल करके हमारे जो दो phases हैं ब्रीथिंग की, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, उसको कंट्रोल कर रहे हैं.